आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश की 5 सीटों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। बूथों से लौटी पोलिंग पार्टियां। उत्तराखंड में 5 सीटों पर कुल 55.89% वोटिंग। लगातार दूसरी बार मतदान प्रतिशत में हुई गिरावट। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। यात्रा के लिए 5 दिन में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। शुक्रवार को 1,59,000 तो अब तक कुल 10,66,000 हुए पंजीकरण। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों के जंगलों में भीषण आग धधक रहे हैं। मौलानी, गुमोद और लड़ी धुराक के जंगल। वन संपदा को हो रहा भारी नुकसान। वन विभाग वनाग्नि को नहीं ले रहा गंभीरता से। टिहरी में गुलदार का खौफ। 12 साल की बच्ची पर किया हमला। शोर मचाने पर भागा गुलदार। बालिका का हुआ प्राथमिक उपचार। वन विभाग ने परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। और उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना। 20 और 21 अप्रैल को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। 22 अप्रैल को प्रदेश भर में बारिश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। पूरे राज्य में किसी भी क्षेत्र से चुनाव के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। इस बार चुनाव के सुरक्षा में करीब 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। लेकिन इस बार के मतदान प्रतिशत ने चुनाव आयोग के माथे पर शिकन ला दी, क्योंकि लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत गिरा। 5 सीटों पर कुल 55.89% वोटिंग हुई। लगातार दूसरी बार मतदान में गिरावट दर्ज की गई। प्रचार और जागरूकता के बावजूद भी मतदाता अपने घरों से बाहर नहीं निकले। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर 58.01% वोट पड़े थे, जबकि आयोग ने उत्तराखंड में इस बार 75% मतदान का लक्ष्य रखा था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। पूरे राज्य में किसी भी क्षेत्र से चुनाव के दौरान किसी अप्रिय घटना की कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली। इस बार चुनाव की सुरक्षा में करीब 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन इस बार के मतदान प्रतिशत की वजह से चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि 5 सीटों पर कुल 55.89% वोटिंग हुई। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, चुनाव आयोग ने 75% मतदान का लक्ष्य रखा था लोकसभा चुनावों में, लेकिन अगर बात की जाए एक्चुअल आंकड़ों की तो वो 75% से काफी कम दर्ज किए गए हैं। तो क्या कुछ बड़ी वजह मानी जा सकती है इसकी कि लोगों ने इस बार मतदान में अपना उतना ज्यादा भागीदारी नहीं निभाई? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ है 5 लोकसभा सीट में और तकरीबन 55.83% मतदान रहा है, जिसके लिए पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कवायद निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार की जा रही थी और 75% इसको ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतना जागरूकता कार्यक्रम फैलाने के बाद भी, प्रचार प्रसार करने के बाद भी लोग घरों से बाहर नहीं निकले। और सबसे बड़ी बात है, जो 3 निर्वाचन आयोग ने जो 3 बड़ी समस्याएं बताई है, एक गेहूं की फसल का कटना, और दूसरा जिस तरीके से शादी का जो साया था वो अत्यधिक होने के कारण कई लोग अपने रिश्तेदारों की शादी में चले गए थे, जिस कारण से वो वोट नहीं दे पाए। और तीसरा जो सरकारी अवकाश 19 तारीख को घोषित किया गया था, उसके बाद वीकेंड था, तो वीकेंड पे लोग 3 दिन की छुट्टी लेकर के शहर के बाहर निकल गए। यानी बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया है। और इसके अलावा कुछ एक लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, जहां जिस गांव में सड़क नहीं थी, या वहां बिजली की समस्या थी, या पानी की समस्या थी, या स्वास्थ्य के अस्पतालों की समस्या थी, उसके मद्देनजर उन्होंने वहां पर फोकस किया कि अगर वो दुरुस्त नहीं हो पाएंगे तो लिहाजा लोग वोट नहीं देंगे। उन्होंने उसका बहिष्कार किया था। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग लगातार 75% का दावा कर रहा था और इस लक्ष्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो उससे भी 4% मतदान कम हुआ है, जो अपने आप में चिंता करने के लिए काफी कुछ है
कि किस तरीके से चुनाव आयोग, जबकि 85 वर्ष से अधिक के उम्र दराज और प्रसूता महिलाओं को डोली के माध्यम से भी पोलिंग बूथ तक लाने की जी। कवायद की गई थी। इसमें वॉलंटियर भी काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में नतीजा सिफर रहा है और महज 55% ही वोटिंग हो पाई है। लेकिन अभी कुछ मत परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो सर्विस वोटर हैं, जो उनके अभी मत आने बाकी हैं, तकरीबन 1 लाख उनकी तादाद बताई जा रही है। तो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आज दोपहर तक वो चीज स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार कितना मत प्रतिशत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर रहा। जी जी एहसन पंत, जैसा कि आपने कारण बताया कि कुछ लोग शादियों में बिजी हो गए तो कुछ किसान गेहूं की फसल की कटाई में बिजी हो गए और अभी इस प्रतिशत के बढ़ने के अनुमान है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी देखा जाए तो मत प्रतिशत काफी कम आया है। तो क्या कुछ चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही इसमें मानी जा सकती है? देखिए, चुनाव आयोग की लापरवाही नहीं, चुनाव आयोग का काम है जागरूकता कार्यक्रम चलाना और जागरूकता के जरिए लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए लोगों को खुद ही लोकतंत्र के महापर्व में इस जगह में अपनी आहुति खुद देनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है, चुनाव आयोग केवल ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि वो घरों से बाहर निकल करके मतदान करे, लेकिन मतदान देश हित में, लोकतंत्र हित में करना आवश्यक है। जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है वही वोटिंग करता है। आपने देखा होगा कि जो अपर क्लास है, अपर क्लास के वोट काफी कम पड़ते हैं, कारण कि जब वीकेंड पड़ता है वो घरों से बाहर निकल जाते हैं, ये शहर से बाहर चले जाते हैं, मतदान नहीं कर पाते हैं। अगर मतदान करता है तो कोई गरीब वर्ग का करता है, मध्यम वर्ग का करता है, मिडिल क्लास तक ही ज्यादा से ज्यादा तादाद में आते हैं। वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, लेकिन जो ज्यादा ही जिनको पढ़े लिखे मतदाता कहा जाता है उनकी बड़ी तादाद नहीं आ पाती है, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर वो देवी घराने के साथ साथ वो कारोबार करने के लोग हो, या फिर वो अच्छे डॉक्टर्स हो, एडवोकेट हो, ये वोट देने नहीं आते हैं। अगर वो वोट देने आते तो शायद मत प्रतिशत काफी हद तक काफी आगे बढ़ चुका होता है। कारण यही है कि मत प्रतिशत नहीं आया है। हाँ, निर्वाचन आयोग ने जितनी भी अपनी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की थी, लोगों को चुनाव के प्रचार प्रसार के माध्यम से घरों से बाहर निकालने के लिए 85% उम्र दराज लोगों को उनके घर पर वोटिंग करने की व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा बैलेट से भी लोगों को घरों पर जाकर के, जो सर्विस वोटर थे उनको घरों पर भी एक व्यवस्था दी गई थी। इसके बाद जो दिव्यांग थे उनको ब्रेल के माध्यम से भी वोटिंग करने की नसीहत दी गई थी। उसके बावजूद भी अगर 55.3% ही मतदान रहता है तो अपने आप में कहीं चिंता करने वाली बात जरूर हो जाती है। जी जी एहसन पंत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर तकरीबन 55% मतदान हुआ है, जो कि वाकई में चिंता का विषय है। इसके साथ ही बात अगर करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी जागरूकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन शादी के सीजन के चलते, दूसरा गर्मी की वजह से और किसानों का गेहूं की फसल की कटाई में व्यस्त होना एक कारण बना, जिससे कि मत जो है वो कम पड़े हैं। लोकसभा चुनाव में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया में शाम 5 बजे तक 60.17% मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया गया। वहीं अब उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट पर समस्त प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और आने वाली 4 जून को सभी प्रत्याशियों की हार या जीत का फैसला होगा। तब तक हार जीत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहने वाला है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 जनपद चंपावत में सकुशल, शांतिपूर्वक और निर्विघ्न ढंग से संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जनपद चंपावत में लगभग 51.33% मतदान हुआ, जिसमें विधानसभा 54 लोहाघाट में लगभग 46.65% और विधानसभा 55 चंपावत में लगभग 56.46% मतदान हुआ। चंपावत की दोनों विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने निर्वाचन प्रक्रिया में लगे सभी कार्मिकों को बधाई दी। उन्होंने अपने बधाई संदेश में मतदाताओं के निर्वाचन ड्यूटी में लगे समस्त प्रशासनिक अधिकारी, नोडल अधिकारी, कार्मिक, पुलिस और सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मियों को बधाई दी है। जनपद चंपावत में 344 मतदेय स्थलों पर बहुत ही सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव का जो है प्रक्रिया संपादित की गई है। इस पूरे प्रयास को सफल बनाने के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे समस्त जो मतदान कार्मिक थे, सुरक्षा कार्मिक थे और अन्य सभी प्रकार के जो नोडल अधिकारी और उनके सहयोगी थे, जिन्होंने अपने पूरे तन्मयता से जो है इस प्रयास को सफल किया है। बहुत अच्छी बात है कि जब सारे हमारे 344 बूथों में शांतिपूर्वक जो है चुनाव किया गया है।
और इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा जो हमारे जनपद चंपावत के सम्मानित मतदाता हैं, जिन्होंने भी अपनी काफ़ी संख्या में जो आके अपने मत का यहाँ पे अपना प्रयोग किया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। नैनीताल में निर्वाचन विभाग के प्रत्येक 2 घंटे में आने वाले आंकड़ों के मुताबिक 59% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि पोलिंग पार्टियों का MBPG स्थित निर्वाचन कार्यालय पहुंचना शुरू हो गया और सुबह तक दूरस्थ क्षेत्र के पोलिंग पार्टी भी यहां पहुंच जाएंगे और पोलिंग का एग्जैक्ट आंकड़ा भी सुबह तक पता चल पाएगा। इसके अलावा सभी पोलिंग पार्टियों ने EVM रिसीव करने के बाद स्ट्रांग रूम को सील किया, साथ ही 3 लेयर में उसकी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। में जो हमारा पोल परसेंटेज है वो सॉफ्टवेयर की जो 2-2 घंटे की एंट्री होती है उसके अनुसार 59.10% अभी तक का हमारा जो है वो रिपोर्ट हुआ है। अभी जो पोलिंग पार्टीज़ आ रही हैं उनके जो वो फॉर्मेट्स वगैरह भर कर लाते हैं उसमें फिर से मिलान उसको ARO करेंगे और फिर सुबह तक का उसका अंतिम परसेंटेज जो है वो दिया जाएगा। मैम, जो दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टी है वो कितने बजे तक पहुँचेंगी? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग तक जो है हमारी जो दूरस्थ क्षेत्रों वाली पार्टी हैं वो पहुँच जाएंगी। सभी जगह पर शांतिपूर्वक जो है मतदान क्लोज हुआ है और सभी जो विधानसभाएं हैं हमारी वहाँ से पोलिंग पार्टीज़ ने अपना डिस्पैच प्रारंभ कर दिया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से उनके अराइवल की पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग लग गई, जिस कारण वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय के मुताबिक मौलानी के जंगलों में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने वन विभाग से आग की घटना को गंभीरता से न लेने का आरोप भी लगाया। वहीं शुक्रवार देर शाम गुमोद के जंगल में भीषण आग लगी। ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए गए। लड़ीधुरा के जंगल भी आग से धधकते रहे, पर वन विभाग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सभी लोगों ने वन अग्नि की घटनाओं को वन विभाग से गंभीरता से लेने और जंगलों को बचाने की मांग की। आज प्रातःकाल से ही बाराकोट के लड़ीधुरा के आसपास के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है, जिससे वन की संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। जैसे जलावली लकड़ी, मवेशियों का चारा व अन्य संपत्तियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। प्रातःकाल में युवक मंगल दल द्वारा आग को बुझाने के प्रयास भी किए गए, जिसमें आग नहीं बुझा पाए। मेरा विभाग से विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाए व आग को बुझाने के प्रयत्न किए जाएं। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण सिंह बिष्ट सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जंगलों में आग लग गई है बाराकोट ब्लॉक के, ऐसे में अभी वहां क्या स्थिति बनी हुई है? इसके साथ ही लगातार वन विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं कि वो इस आग की घटना को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जी आकांक्षा, मैं बताना चाहूंगा जो चंपावत जिले का बाराकोट ब्लॉक है तो जो वहाँ जंगल है, वन संपदा है, वो कई जगह है जो जंगलों में भयंकर आग लगी हुई, जिससे वन संपदा को जो है काफी नुकसान पहुंचा है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग जो है बनाने की घटनाओं का जो संज्ञान नहीं ले रहा है, जिस कारण जंगलों और जंगली जानवरों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि आग बुझाने के लिए ग्रामीणों की जरा कोशिश करी गई, कहीं वो कामयाब हुए तो कहीं कामयाब नहीं भी हुए, लेकिन जो है आग से काफी वन संपदा को नुकसान पहुंचा। वन विभाग जो इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। जी आकांक्षा जी, अभी वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है? बात अगर अभी की मौजूदा स्थिति की जाए तो जी अभी मौजूदा स्थिति में बताना चाहूंगा, एक दो जगह आग पर जो है ग्रामीणों ने जो है काबू पा लिया गया, लेकिन कहीं एक जगह जो है उधर जो अभी आग लगी हुई है, लेकिन कम मात्रा में लगी। ग्रामीण उसको आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जल्दी इस पर काबू पा लिया जाएगा। जी लक्ष्मण, वहीं ऐसी जानकारी सामने है कि इस आग लगने से वन संपदा को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है, तो क्या जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी इससे कोई खतरा हुआ है? जी बिल्कुल, जब जंगल में आग लगती है तो वन संपदा के साथ साथ जंगली जानवरों को भी जो खतरा होता है। जो बड़े जानवर हैं वो तो भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, जो छोटे छोटे जानवर हैं वो भाग नहीं पाते, तो वो आग की चपेट में आते हैं, तो इससे उनको काफी नुकसान जो है पहुंचता है। इसमें जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जिससे वन संपदा के साथ साथ वहां के जंगली जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। इसके साथ ही लोगों ने वन विभाग से आग की घटना को गंभीरता से न लेने का आरोप भी वन विभाग पर लगाया है, साथ ही जल्द से जल्द आग बुझाने के लिए प्रयास करने की मांग की है।
हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा अंतर्गत आने वाले चोर गलिया रोड चिराग अली शाह बाबा मजार क्षेत्र में मजदूरों के कई झोंपड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि घरेलू सामान और झोंपड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना के संबंध में जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी। लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश के चमदेवल के चैतौला मेले में शुक्रवार को चमू देवता के डोले को भक्तों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ मड़गांव से चौखाम बाबा मंदिर तक लाया गया। 11 गांव के जत्थों ने चमू देवता मंदिर की परिक्रमा की और चमू देवता को विशेष तौर पर बनाए गए चावल के पापड़ को प्रसाद के तौर पर चढ़ाया गया। बता दें, सुबह चौखाम बाबा मंदिर के पंडित मदन कॉलोनी और पंडित शंकर पांडे ने पूजा अर्चना का काम किया। दोपहर को मडगांव से पूजा अर्चना के बाद भक्तजनों के द्वारा चमू देवता के डोले को पहाड़ियों के रास्ते चमू देवता के मंदिर तक लाया गया, जहां डोले ने मंदिर की परिक्रमा की। चमू देवता ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान माकूल रही। मेला आज मुख्य मेला है। चौखम बाबा का यह ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध प्राचीन पौराणिक मेला है, जो कि आज मुख्य मेले के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन है, यह पांडव काल से चला आ रहा है। इस मेले की विशेषता है कि घर भात नहीं बन पात नहीं, ऐसे दिन में यह कार्य रचा गया है कोकिल नाम की बुढ़िया के द्वारा। और यह ऐतिहासिक मेला जो है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं बाबा के दरबार। ऐसे मतलब चावल भिगाते हैं तो फिर पीसते हैं, फिर उनको बनाते हैं, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर अष्टमी के दिन बनाया जाता है। फिर जो भी मेहमान जो भी हो यहाँ आते हैं, जो भी है वो प्रसाद लेके जाते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाता है, पत्ते में सुखाया जाता है। चौखम बाबा गुमदेश का बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक जो मेला है, इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और आसपास की जो क्षेत्रीय जनता है उनको आ रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह पे ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि यह मेला सुकुशल हम संपन्न कराएं। खबर टिहरी गढ़वाल के विकासखंड प्रतापनगर के ग्राम पंचायत पिपलोगी की है, जहां पर मनबोध सिंह बिष्ट की 12 वर्षीय बालिका अपने घर जा रही थी और घर के ठीक नीचे गुलदार ने उस पर पीछे से धावा बोल दिया। बालिका अनन्या ने शोर मचाया, जिससे गुलदार घबरा गया और बालिका भाग गई। इतने में बालिका अनन्या के चाचा धनबीर सिंह, चाची और दादी ने शोर मचाया, जिसकी वजह से गुलदार भाग गया। इसके बाद बालिका को स्कूटी से CHC चौंड लमगांव लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बालिका को उपचार दिया। वहीं वन विभाग ने बालिका के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। खबर देहरादून से है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए सिर्फ 5 दिन के अंदर 10.66 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आपको बता दें कि बात अगर करें शुक्रवार के आंकड़ों की, तो सिर्फ शुक्रवार को 1,59,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 3,52,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा के लिए भक्त लगातार अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ऐसे में भक्तों की तादाद इस बार काफी ज्यादा हो सकती है, तो क्या कुछ तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही हैं? निश्चित रूप से आकांक्षा, आपको बताना चाहता हूं कि 10 मई से इस बार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और इसी कड़ी में पिछले वर्ष की तरह सरकार ने सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया हुआ है। वहीं अभी रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जो अभी 5 दिन का आंकड़ा है उसमें तकरीबन 10.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और इसके साथ ही साथ शुक्रवार को 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण अपना किया है। वहीं अगर पिछले वर्ष की तरह देखा जाए तो जिस तरीके से केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक मापी गई थी, तकरीबन 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने वहां पर दर्शन किए थे। इसके साथ ही अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन केदारनाथ की बात कर दी जाए केदारनाथ के लिए तो 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने वहां पर पंजीकरण करवा दिया है। इसके साथ ही साथ क्योंकि सरकार लगातार चारधाम यात्रा में
व्यवस्था बनाने के लिए बैठकें कर चुकी है पहले ही। वहीं अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा को लेकर सरकार दोबारा से बैठकें करेगी, बैठकों का दौर शुरू होगा और जिला प्रशासन और जो लोकल प्रशासन है उसकी मदद से चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है। एक बार फिर से चाहे वो केदारनाथ धाम की बात कर ली जाए, बद्रीनाथ धाम की बात कर ली जाए, गंगोत्री यमुनोत्री की, क्योंकि सरकार को इस बार भी उम्मीद है कि तकरीबन जो आंकड़ा पिछले साल श्रद्धालुओं का था वो 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी। तो इस बार सरकार का ये भी अनुमान है कि इस बार ये आंकड़ा और ऊपर जाने की उम्मीद सरकार को है। तो इस वजह से जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू कर दी जा रही है और अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है, क्योंकि एक आंकड़ा सरकार को पता चल सके। जी से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए तो आप सभी को बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह बना हुआ है। 10 मई से यात्रा शुरू होगी और बात करें अगर 5 दिन की तो पिछले 5 दिन के भीतर तकरीबन 10.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगर सिर्फ केदारनाथ की हम बात करें तो अकेले केदारनाथ के लिए ही लगभग 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आईटीबीपी को यूं ही हिमवीर के जवान नहीं कहा जाता। अपने अदम्य साहस के दम पर ये हिमवीर जवान सरहद की रक्षा के साथ मुश्किल घड़ी पर आम लोगों के लिए दूध बनकर हमेशा तैयार रहते हैं। बता दें विकासखंड जोशीमठ के रिंगी गांव के हेमंत कुमार अपने विवाह का सामान लेकर अपने घर जा रहे थे कि अचानक से उनका बैग खाई में गिर गया, जिसमें गहनों के साथ साथ 1 लाख रुपए भी थे। ग्राम प्रधान विनोद सिंह ने रेस्क्यू के लिए आईटीबीपी प्रथम वाहिनी के कमांडेंट विजय कुमार को निवेदन किया, जिसके बाद कमांडेंट विजय कुमार ने रेस्क्यू के लिए अपनी टीम को घटनास्थल के लिए भेजा। निरीक्षक जीडी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने गहरी खाई में जाकर रेस्क्यू कर गहने और पैसे के बैग को सुरक्षित निकालकर ग्राम प्रधान को सौंपा। ग्रामीणों द्वारा आईटीबीपी टीम का धन्यवाद दिया गया। मेरे को आज सुबह लगभग 8 बजे ग्राम प्रधान रिंगी गांव जो कि दिनेश निगी है उसके द्वारा फ़ोन किया गया कि उनका एक बैग गहरी खाई में गिर गया है और जिसमें कि पैसे लगभग 1 लाख रुपए और गहने हैं और वहाँ पे क्या है पहुँचना मुश्किल है। उसके बाद मेरे द्वारा रेस्क्यू टीम को निर्देशित किया गया, जिसमें कि इंस्पेक्टर नरेंद्र साहब को इसमें पार्टी कमांडर बनाकर रिंगी गांव में भेजा गया। वहाँ पर जाने के पश्चात इनके द्वारा रेस्क्यू की टीम के द्वारा उस बैग को निकाला गया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।